महोत्सव के रंग संवाद में सभी को प्रणाम और दर्शकों को का अभिवादन। बहुत ही सुंदर बात है कि हम रंग चर्चा कर रहे हैं। रंग क्या अपना एक अनुशासन होता है, एक रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है। नाटक के 3 भाग, एक लेखन भी है, रंगमंच है और अभिनय। जहाँ तक साहित्य की बात है वो लेखन से संबंधित है। अगर हम प्रारंभ करें तो मैं कहना चाहूंगी साहित्य की सबसे सुंदर विधा, सबसे उत्कृष्ट विधा नाट्य है। काव्येषु नाटकम रम्यम, कविता माना गया है इसे। कविता बहुत बड़ी अभिव्यंजना है। हमारे यहाँ भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य वेद के नाम मैंने ये नाट्य शास्त्र रचा, जिसे हम पंचम वेद कहते हैं। आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो रस की परिभाषा देता है, रस से प्रारंभ करता है। रस की परिभाषा देते हुए भरत मुनि कहते हैं, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। और रस की परिभाषा एक ऐसा त्रिकालज्ञ मुनि दे सकता है जो रस को जानता है। रस की चर्चा में विशेष रूप से नाटक के संदर्भ में इसलिए करना चाहती हूँ कि रस एक संश्लिष्ट अनुभूति है और नाटक एक संश्लिष्ट विधा है। नाटक में बहुत सारे लोगों का अनुष्ठान की तरह साधना लगती है। लेखक नाटक के जो लेखन करते हैं उनका भी अनुष्ठान है, उनका एक अपनी साधना है। रंगमंच से जुड़े हुए लोगों की अपनी साधना है, अभिनय से जुड़े हुए लोगों की अपनी साधना है। अगर हम इसी क्रम को लें, फिर वहाँ कलकत्ता में और बम्बई में नाटकों का प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य है कि 19वीं शताब्दी में नाटक अपने रंग में था, फिर 20वीं शताब्दी में आया, पारसी रंगमंच आया, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारा प्रभाव पारसी में, बड़े बड़े पर्दे, बड़ा बड़ा रंगमंच, संगीत बहुत अधिक, वस्त्रों के मैंने कहना चाहिए वस्त्रालंकार बहुत अधिक तरह तरह के थे और नाटकीय संवाद थे, संगीत में संवाद थे। ये नाटक की तब की विशेषता थी। तामझाम बहुत था तो जनता से दूर होता है पारसी रंगमंच। एक तो उसमें जैसे कि मैंने जाना और समझा, एक तो उसमें मैंने आम आदमी को जोड़ना मुश्किल हो गया, एक उसमें अलंकारिकता बहुत थी तो दूर हुआ। फिर 20वीं शताब्दी जब आई तो उस समय भारत की आज़ादी की लड़ाई का समय था। जैसे और चीज़ों ने अपने आप को हथियार बनाकर पेश किया, शब्द ने अपने आप को हथियार बनाकर पेश किया। 2 चीज़ें थी, एक थी मसी और एक थी असी। तो 80 का प्रयोग क्योंकि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था तो कम हुआ नहीं के बराबर, लेकिन मसी ने गजब उठाया। जब लेखन पे आए तो एक तरफ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में 20वीं शताब्दी में ऐसे नाटक लिखे गए जिन्होंने इतिहास रच दिया। इस प्रकार की अगर 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ करें, एक मैं भारतेंदु की चर्चा करना चाहती हूँ। प्रारंभ में उन्होंने नाटक लिखा, आप देखिए अंधेर में भी, एक रात में लिखा गया नाटक, और उस नाटक ने अंग्रेज सत्ता का इतना व्यंजनात्मक वर्णन किया कि अंग्रेज सत्ता हिल गई। अंधेर में भी भारत दुर्दशा नाटक बहुत ही इतना, माने भारतेंदु ने जो गजब का काम किया साहित्य में, नाटक में, उन्होंने एक प्रकार से इस प्रकार से समाज को जोड़ा। जिस नाटक में हम केवल कला, आभिजात्य और कल्पनाशीलता की बात करते थे, उसमें समाज, संस्कृति, वर्तमान सबको ऐसे मिलाया कि वो जीवन से जुड़ा हुआ लगा। और नाटक, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाटक के साधक लोग यहाँ पर बैठे हैं, दर्शक और मंच पर भी, तो आप जानते हैं कि नाटक एक जीवंत विधा है। जैसे जीवन होता है कि जीवन में एक बार एक चीज कर दी तो हम उसको दोबारा नहीं कर सकते, कोई रीटेक नहीं है। नाटक में कोई रीटेक नहीं है। आप नाटक में आपने कर दिया, वो घटना घट गई। इसलिए
नाटक में साधना पूर्वक ये कार्य किया जाता है, रिहर्सल से किया जाता है, अभ्यास से किया जाता है। तो भारतेंदु ने पहली बार नाटक को समाज से जोड़कर प्रस्तुत किया। फिर भारतेंदु ने जो एक आदर्श रखा, फिर बंगाल में बहुत अधिक नाटक लिखे गए, महाराष्ट्र में भी हुए, लेकिन फिर प्रसाद ने बहुत सुंदर सुंदर नाटक लिखे जिनमें राष्ट्रीय था। फिर अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से प्रसाद का एक से एक सुंदर नाटक आया, स्कंदगुप्त आया, चंद्रगुप्त आया, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नाटक हिंदी में आए। और नाट्य साहित्य ने अपनी अनुष्ठानिक प्रतिभा से, मैं हमेशा कहती हूँ नाटक एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान बहुत मेहनत से, निष्ठा के साथ जुनून से संपन्न होता है। एक अद्भुत जुनून होता है लेखक में और अभिनयकर्ताओं में, जिससे नाटक अपने चरम पर पहुंचकर जनता को अपने आप से जोड़ देता है रूबरू। वहां प्रेक्षक की वही सत्ता होती है जो भगवान की हो। प्रेक्षक को बहुत बड़ी चीज मानते, प्रेक्षागृह को बहुत बड़ी चीज मानते, इतनी सुंदर विधायक नाटक। तो 20वीं शताब्दी में भी इस प्रकार के नाटक आए और बहुत दूर तक माने इस तरह नाटक चले। फिर हम देखते हैं बहुत सारे नाटक आए 21वीं शताब्दी में, लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, मैं संक्षेप में अपनी बात चाहती हूँ। अब बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। 21वीं शताब्दी में हमने देखा एक दूरदर्शन पर नाटक आया था, भारत एक खोज। माने यद्यपि वो रंगमंच माने दूरदर्शन पर था, आवासीय पटल पर था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक संदेश दिया कि बिना कॉस्ट्यूम के भी बड़े बड़े नाटक हम खेल सकते हैं, कल्पनाशीलता से नाटक रच सकते हैं, कल्पनाशीलता से पात्रों की वेशभूषा बदल सकते हैं, कम कॉस्ट्यूम में हम काम कर सकते हैं, कम अलंकारों में काम कर सकते हैं, कम माने यांत्रिकता में काम कर सकते हैं। ये एक चीज चली। और आप 21वीं शताब्दी में देखते हैं संगीत भी प्रतीकात्मक है, जबकि यांत्रिक सुविधाएं हमारी बहुत अधिक हैं, जबकि माने हमको संप्रेषण की जो सुविधाएं वो इस समय हमारे पास संपन्नता की स्थिति में। माइक पहले जब संवाद बोले जाते थे तो अभिनय जो हमारे पात्र होते थे, अभिनेता होते थे, वो उसमें बाध्य थे कि जहाँ पर माइक है वहीं पर आकर अपने संवाद संप्रेषित करें। लेकिन अब सबको मालूम है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सुंदर से सुंदर माइक हमारे, माइक्रोफोन हमारे पास है, तो उससे कला हमारी निखर कर आई है, यंत्रों ने निखार दिया है। हमारे प्रतीकात्मक अध्ययन बहुत अधिक हुए हैं। अभी हाल ही की मैं बात बताऊं, 21वीं शताब्दी में मैंने अनेक नाटक पढ़े। अभी आप इसी महोत्सव में एक नाटक की चर्चा में करना चाहूंगी, गांधारी, सुमन केशी जी का नाटक है। कहीं कोई रंग संकेत नहीं। हम पहले नाटक पढ़ते थे, चाहे मोहन राकेश का हो, चाहे प्रसाद के हो, चाहे मैंने हम बड़े बड़े लेखकों के नाटक पढ़ते हैं, बाकायदा उसमें रंग संकेत रहते हैं कि ये होगा, रंग संज्ञा इस तरह की होगी, पात्र का प्रवेश इधर से होगा, वगैरह वगैरह। ये एक प्रकार का एक अनुशासन उसमें रहता था। लेकिन अब हम 21वीं शताब्दी में देखते हैं रंग संकेत नहीं है। तो ये सुंदर संकेत है, ये उसमें विकेंद्रीकरण है। जो लेखक है वो निर्देशक को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा है। लेखक है निर्देशक को स्पेस दे रहा है कि आप चाहें अपनी बात जिस तरह से रखें, आप चाहें जैसा देश काल परिस्थिति हो, जितनी साधन संपन्नता हो, जैसा अवसर हो, जैसे पात्र हो, जैसी स्थिति हो, हमें बात अपनी पहुंचानी है, हमें तथ्य संप्रेषित करना है, हमें माने औपचारिकताओं पर निर्भर ना रहकर कलात्मकता पर निर्भर रहना है। तो रंग संकेत को उन्होंने विकेंद्रीकृत कर दिया, कहना चाहिए इसको डिसेंट्रलाइज करके एक नई तरह का स्पेस नाटक में आया है, जो कि स्वागत योग्य मुझे लगा। एक समीक्षक की दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे बहुत सुखद लगा। एक तो पढ़ने वाले को सुविधा हो गई कथ्य तक पहुंचने में, जो केवल पाठक हैं जो मंचीय नाटक नहीं देख रहे, और जो मंचीय नाटक निर्देशित कर रहे हैं उनको भी सुविधा हो गई। इसी प्रकार के अनेक नाटकों में मैं देखती हूँ अत्याधुनिक प्रयोग, सरलीकृत नाटक हैं, संप्रेषित हैं, भाषा सरल होती जा रही है। हम हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन उनका प्रतीकात्मक प्रयोग कर रहे हैं। पात्रों की संभावनाएं हम उनको इस प्रकार से सुविधा देते हैं। माने कला की उत्कृष्टता आ रही है, कला अपने आप में एक तादाद में स्थापित कर रही है। पहले जितने लोग नाटकों तक नहीं पहुंच पाते थे उतने पहुंच रहे हैं। और नाटक की मैं अंतिम अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ कि नाटक एक आक्रोश रखने की सबसे सुंदर सशक्त विधा है।
इसलिए इसको हमें सरल बनाना है, इसलिए हमें संप्रेषणीय बनाना है, इसलिए हमें इसको आकर्षण भरी भाषा, एक ऐसी सशक्त भाषा में संप्रेषित करना है जिसमें लोगों तक बात पहुंचे। और ये बात घट रही है, हम नए नाटकों में इसको देख रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, बातें बहुत हैं कहने की, लेकिन भाषा शैली की सजगता और यांत्रिकता को लेकर जो नाटकों में बदलाव है वो स्वागत योग्य है। मैं प्रणाम करती हूँ, आपने मुझे सुना। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, आपने बहुत कम शब्दों में नाटक के प्रयोग का आंदोलन होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला। अपने मूल विषय की तरफ लौटता हूँ, नाटक और संगीत। खासतौर से लोक नाट्य में हम देखते हैं भवाई, यक्षगान या तमाशा टाइप के नाटकों में संगीत का बहुत अधिक प्रयोग है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों लोक नाट्य की विधाओं में संगीत की कितनी सार्थकता है, और अगर इनमें से संगीत को विलुप्त कर दिया जाए तो इन तीनों विधाओं पर क्या असर पड़ने वाला है? मेरा सवाल डॉक्टर पांडे जी से है। सबसे पहले तो मैं इस रंगमंच को प्रणाम करता हूँ, और जिस संस्था ने हमको यहाँ ग्वालियर में बुलाया और हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनको सीखने का एक उत्साह जो उनमें था, जिसके लिए मैं आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी लोक परंपराएं जो खत्म हो रही हैं उनको जीवित बचाने का एक यानी जो कहना चाहिए, जैसे अभी मैडम ने बताया कि अंग्रेजी शासन में थिएटर के जरिए एक क्रांति की मिसाल खड़ी कैसे की थी, तो उन्होंने एक नई शुरुआत की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे ग्वालियर के जो दर्शक हैं, हमारे जो इसमें संवाद में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको बता दूं कि हम जो है लोक नाट्य स्वांग के कलाकार, लोक यानी लोक परंपराएं, हमारी लोक की परंपराएं आदि काल से है। इस सृष्टि की रचना के साथ में इस लोक की स्थापना हुई। जैसे हमारा मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, इंद्रलोक और नागलोक, कई लोक, यानी इस ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं। हर लोक की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, मगर हमारे हिंदुत्व में, हमारे भारत देश में, हमारे भी भारत देश कई हिस्सों में बटा हुआ है, और हर क्षेत्र की हमारी लोक परंपराएं है, चाहे वो मनोरंजन की हो, चाहे शादी विवाह की हो, कोई भी परंपरा है। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ कहते हैं 20 कोस में पानी बदल जाता है, बूंदी बदल जाती है, तो हमारी परंपराएं स्वाभाविक है, बदल जाती है। वैसे लोक नाट्य स्वांग जो है ये आदि काल से, इसका उदाहरण, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये लिखित में हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम लोक नाट्य स्वांग भगवान नारायण विष्णु के द्वारा किया गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, और जब उसमें से अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने पुरुष से मोहिनी रूप धारण किया। स्वांग की विशेषता है कि जब तक पुरुष उसमें स्त्री का रोल नहीं निभाता वो स्वांग अधूरा होता है। तो पहला स्वांग की रचना वहां। दूसरी हमारी रचना जो वेदों में लिखी है, भगवान शिव ने जब भस्मासुर को, यानी जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म होने का वरदान दिया, तो वहां पर जो है भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया, और फिर शिव जी को बाहर निकाला। फिर शिव जी कहते हैं बाल हट त्रियाट और बाबा। शिव जी हाथ पकड़ गए, प्रभु मुझे बताइए कि आपने इसको भस्म कैसे किया। बोले कि भोलेनाथ इसके पीछे आप चक्कर में मत पड़िए, आप तो ये हो गया, अब आप कहला जाइए। बोले नहीं, तो उन्होंने कही अबई धरो तो फिर धन्य करो, अबई धरो तो और फिर धन्य करो, यानी अबई औरत बने थे वो हमें फिर से औरत बनने पड़ो, तो फिर औरत बने। भोलेनाथ ने कही बात, तुम क्या स्वांग रखो,
में, क्योंकि हम तो नाटक वाले कम है, स्वांग वाले हैं, तो हम तो अपनी गांव की भाषा जानते हैं। गांवों में जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, ये लेख है हमारे हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में भी लेख है। हमारे लेखकों ने पहले लिखा है 8वीं और 9वीं सदी में लोक नाट्य स्वांग का जो है वर्णन मिलता है। तो नाटक से भी पहले का हमारा लोक नाट्य, क्योंकि हमारी परंपरा है, हर क्षेत्र की परंपरा है, हम अपनी परंपराओं को मानकर आज ब्याह शादी में जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको करते हैं। वो कहते हैं भैया हमारे तो पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है कि जब दूल्हा निकलता है तो ऐसा होता है, या हमारे घर में अष्टमी को ऐसी पूजा होती है, या नवमी को, या रक्षाबंधन को, या दीपावली में हमारे यहाँ पहले ये होता है बाद में ये होता है। तो ये हमारी परंपरा है। तो 8वीं 9वीं सदी में जब लोगों के पास कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, किसान लोग जब खेती किसानी करते थे, दिन भर आ रहे थके जब आते थे तो उनका भी मन होता था। आजकल तो कितने मनोरंजन के साधन है कि लोगों को 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। अगर 48 घंटे के दिन रात होते तो फिर भी मोबाइल से फ्री नहीं हो पाती मेरे ख्याल से। मगर पहले ना मोबाइल थे, ना कुछ था, तो केवल हमारी लोक परंपराएं थी जो हमारा मनोरंजन करती थी। तो लोग जब चौपालों पे बैठते थे और उस समय कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, राख लगा ली, केवला घिसा और रोरी कुछ मिल गई तो वही लगाई और अपना उल्टा सीधा भेद रखा और अपने स्वांग का प्रस्तुतिकरण कर दिया। लोगों का मनोरंजन हुआ। वो प्रथा चली, धीरे धीरे आई, जिसको हम लोग सीखते गए और उसको आगे बढ़ाते गए। आज हमारा लोक जो है, हमारी लोक परंपरा है, खत्म होने की कगार पे, क्योंकि हमारी लोक परंपराएं सीखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हम आधुनिक युग में इतने ज्यादा भूल गए हैं कि हम अपनी लोक परंपराओं को भूल गए। अरे वो तो छोड़िए, हम अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाने लगे तो हम अपनी लोक परंपराओं को क्या अपनाएंगे? ये स्थिति हमारी आ गई है। तो ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। हमें अपनी लोक परंपराओं को बचाना है, उनको आगे बढ़ाना है और निरंतर ये चलती रहे, जिसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और लोक नाट्य के बारे में जैसे सर ने कहा कि संगीत, तो लोक नाट्य जो है राय का उदाहरण मिलता है 15वीं सदी से, 15वीं और 16वीं सदी से, कि राय हमारे देश में चलन में जो इतिहासकारों ने, कवियों ने जो लिखा है, साहित्यकारों ने जो लिखा है, वो लिखा है 16वीं सदी, 15वीं 16वीं 17वीं सदी से राय का प्रचलन बता रहा है। बाकी स्वांग तो पहले से। तो राय और स्वांग का कब गठजोड़ हुआ? क्योंकि स्वांग नृत्य जो है, स्वांग लोक नाट्य विधा जो है, जो प्रस्तुत होती है गांव में, अब आजकल वो राय के साथ होती है। अब राय के साथ क्यों होती है कि जब राय होती है तो राय करने वालों को विश्राम देने के लिए 10 या 15 मिनट के, स्वांग ज्यादा बड़े नहीं होते, 10 या 15 मिनट के होते हैं। वो राय के मध्य जब राय के कलाकार जो है कुछ बीड़ी पान तंबाकू और नगड़िया को सेकने के लिए अपना समय 15 मिनट का देते हैं, उस समय लोक नाट्य स्वांग किया जाता है। अब राय और स्वांग कब जुड़े, इसका कोई उदाहरण या कहीं साहित्यकारों ने कहीं वर्णन नहीं किया। मगर राय और स्वांग का जो है ऐसा नाता है कि राय और स्वांग, राय के बिना स्वांग अधूरा और स्वांग ना हो राय में तो वो भी अधूरा है। और यह जो है पहले तो इसमें संगीत नहीं था, मगर समय के अनुसार धीरे धीरे स्वांगों को 15 मिनट की जगह 20 मिनट, 8 घंटे और 1 घंटे में तक लंबा चला गया और इनको तैयार किया गया। और इसमें नए युग की यानी जो चाहत थी कि इसमें संगीत होना चाहिए, तो उसमें धीरे धीरे संगीत का भी प्रयोग किया गया। मैंने अपने अनुसार इतना आपके सामने स्वांग के बारे में थोड़ा सा जो जानता था वो आपके सामने रखा, क्योंकि समय अभाव बहुत कम है, इसलिए मैं इतना ही आपके सामने कहता हूँ। और अगर कोई गलतियाँ हुई तो क्षमा करना, और मैं आगे के लिए दादा के लिए माइक दूंगा। स्वास्थ्य के बारे में आज हमने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ
देखिए, जब हमारे लोक नाट्य चौपालों में होते थे तो उस समय हमारे ये आधुनिक युग के वाद्य नहीं थे। उस समय हमारे पुराने जो लोक वाद्य, जिनको लोक वाद्य बोलते हैं, जैसे मृदंग, टिमकी, ढपला, अलगोजा, जिसको बांसुरी भी बोलते हैं, मगर हम गांव में अलगोजा बोलते हैं। दो बांसुरी होती है, उनको एक साथ बजाया जाता है, उसमें सुर निकलते हैं, तो वो अलगोजा। अब मृदंग जो है, मृदंग आदिकाल का कोई बोले भैया मृदंग आदिकाल से कैसे है, तो उसका मैं उदाहरण आपको दिए देता हूँ। भगवान शिव की आरती में आप देखिए, उसमें लिखा है बाजत ताल मृदंगा। तो मृदंग का जन्म और रमतुला भी शिव जी के पास है, तो कब हुआ इसका, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं और आदिकाल से चली आ रही है। तो मृदंग जो है, टिमकी जो है, रणसिंगा जो है, अलगोजा जो है, ये लोक नाट्य स्वर में यानी इन बातों का उपयोग होता है। और पहले कहते थे हमारे बुंदेलखंड के राजा महाराजा जब युद्ध में जाते थे तो रणसिंगा की धुन जैसे होती थी और युद्ध प्रारंभ होता था। और उसके बाद रणसिंगा बजा, संध्या हुई कि युद्ध समाप्त। तो ये हमारे पुराने लोक वाद्य और कई लोक वाद्य तो विलुप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं। ढाक, ये बुंदेलखंड का बहुत प्राचीन वाद्य है। ढाक, ढाक जो है डमरू के समान होता है और उसके लिए दोनों पैरों में रस्सी फंसा के और उसके लिए बजाया जाता है। जब कारस देव की गोटे गाई जाती है, ये चौथ में भादों के महीने में चौथ को कारस देव की गोटे गाई जाती है। और अगर कारस देव के चौथरा पे एक ब्राह्मण बैठ जाए तो कारस देव होम नहीं लेंगे, चाहे पूरी रात हो जाए होम में ही नहीं आएंगे। अब भैया ब्राह्मण के बैठने से क्या, क्योंकि कारस देव जो है वो यादव है, भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। मगर हमारे यानी कि जो धर्म है, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। चाहे राम हो तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के लिए प्रणाम किया, कृष्ण है उन्होंने भी अपने गुरु को प्रणाम किया। अरे वशिष्ठ जी तो इस पे दुखित होते थे कि सामने तीन लोग का नाथ है, मैं प्रणाम करने से चूक गया। तो उन्होंने राजा जनक से वर मांगा कि मुझे आप एक वर दे सकते हैं। ये रामायण में नहीं लिखा मगर, क्योंकि ये वैसी कथाओं में है, चलन में। तो राजा जनक से एक वर मांगा कि मुझे एक वर दीजिए। तो बोले क्या, बोले जी जानकी को मेरे लिए बेटी के रूप में प्रदान कर दीजिए। तो जनक जी ने कहा ठीक है, आप उनके गुरु हैं, गुरु मेरे भी है, और मैं अपनी जानकी को आपके लिए जो है बेटी के रूप में प्रदान करता हूं। तो वहां जो है वशिष्ठ जी ने भगवान राम के कन्यादान के रूप में चरण पखारे। तो हमारे जो वाद्य है आदिकाल से है, बहुत से वाद्य होते थे। अब मैं अगर वाद्य को गिनाऊं तो बहुत से वाद्य है, मगर आज जो चलन में है ये मुख्य कुछ वाद्य है जो चलन में है, जो हम स्वांगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैडम के साथ मैं यहाँ आया, मैंने बच्चों के साथ थोड़ी जितनी भी बनी मेहनत की। अब क्या है, कोई भी भाषा, कोई भी कला 10 दिन में या 20 दिन में बच्चे कोई, हम आपकी कला नहीं सीख सकते 20 दिन में, आपकी बोली नहीं सीख सकते। तो जितनी भी मुझसे मेहनत हुई, मैंने अपना प्रयास किया, बच्चों ने भी प्रयास किया, मगर 20 दिन में कोई भी चीज तैयार नहीं होती। फिर भी जितना भी टूटा फूटा अपने बच्चों से बने, उनको आपका आशीर्वाद जरूर चाहेंगे और उनकी गलतियों को आप सबको क्षमा करना है और मुझसे भी जो गलती बने उसको भी क्षमा करना है। इसके साथ में माइक था। मुझे लगा कि मैंने ठीक किया, थोड़ा सा था तो बहुत सारा मक्खन निकला। आप बहुत कुछ छुपा कर ले आ रहे थे। तो सर ऐसा है, बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे पास समय का प्रतिबंध है, बंधित है, जो थोड़ा सा हम समय के साथ, क्योंकि मैं बोलने को तो अगर आप बिठा लें तो मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। नाटकों में भारतीय थिएटर शैली में संगीत का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता रहा है। लोक नाट्यों में हमारे यहाँ रामलीला, रासलीला और नौटंकी भी है जो संगीत के धारे ही चलती है, जिसमें नगाड़ा बजता है। हाँ।
अश्लीलता मुख्य रूप है। समय एक आपका प्रश्न ये था मेरे ख्याल से, जहाँ तक करिश्मा की पारसी शैली या जो लोकनाट्य शैलियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उसमें संगीत का क्या महत्व है। तो मैं किसी परिभाषा को गढ़ने के बजाय एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहूँगा, शायद उससे चीजें क्लियर हो जाए। 2020 का भारत रंग महोत्सव हो रहा था, उसमें हमारे मिथिला का जो एक लोकनाट्य है राजा सलहेस, उस लोकनाट्य की प्रस्तुति का चयन हुआ था, उसमें 6 फरवरी। तो उससे ठीक पहले एक वर्कशॉप रखा गया मधुबनी जिला के एक छोटे से गांव में, और उसमें क्या हुआ कि एक स्टेज था और स्टेज पर सब साजबाज बैठ गए, और मुख्य जो वो नगारा बजाते हैं उसको थोड़ा सा आने में देर हो गई। तो कहा कि नहीं शुरू करो, हम सब शुरू करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो जो नगारा बजाने वाले थोड़ी देर से आए, तब तक उसमें प्राइम जो सबसे मुख्य पात्र है राजा सलहेस, और उनके अपोजिट है चूहरमल। चूहरमल का जो कैरेक्टर है बहुत ही, वो जब स्टेज पर कूदते हैं तो लगभग 3-3, 4-4 फीट ऊपर तक कूदते हैं। उस दिन क्या हुआ, नगारा बजा नहीं और चूहरमल ने कूदा नहीं। अब क्या हुआ, बड़ा ही ड्रामेटिक नाटक कैसे होता है, संगीत का महत्व मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही सलहेस के पास एक भाला था, वो मारता था स्टेज पर जहां, और वो म्यूजिक पर सलहेस मार रहा है, अपोजिट कास्ट होते हैं तो एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। सलहेस यूं मार रहा है, चूहरमल कूद नहीं रहा है, दोनों स्टेज पर ही लड़ पड़े। कहने का मतलब यह है कि नाटक में, लोक नाट्य में, और कमोबेश पारसी नाट्य भी वैसा ही है, संगीत का यही महत्व है कि हम संगीत के बगैर लोक नाट्य, पारसी नाट्य, या फिर ये पारसी को खैर एक तरफ थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, या रासलीला, रामलीला, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जैसे ठीक वैसा ही है जैसे बगैर नमक, हल्दी और मसाले का सब्जी बनाना। दूसरी बात सर थी शील और अश्लील की बात। तो इस पर आने से पहले मैं एक बात, आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा। संतोष पांडे जी ने कहा है कि लोक नाट्यों में बहुत सारी चीजें, ये तो मास्टर आदमी है, राय के और इसके, लेकिन जो इनके संगीत का जो भाग है, इनसे ही यदि ईमानदारी से पूछा जाए और प्रैक्टिकली हम यहाँ इनका परफॉर्मेंस बगैर संगीत का करवाएं तो शायद कलाकार कर नहीं पाएंगे। यही महत्व है। अश्लील जैसा शब्द कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2 भैंस चराने वाले लड़के आपस में जब बात करते हैं तो गाली से ही बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि जब गांव देहात में जाए तो बाप बेटे एक दूसरे को गाली देकर बात करते हैं, जिसे हम गाली कहते हैं। वो गाली है या नहीं है ये तय करने वाले हम यहाँ मेट्रो सिटी में सूट पैंट टाई और ये पहनकर बैठे लोग डिसाइड नहीं कर सकते, जो मुश्किल से 10% लोग हैं, बाकी 90% की भाषा को वो हम कहते हैं गाली है, लेकिन उनके लिए वो लोकाचार है, लोक व्यवहार है। और जिस दिन उनके बीच इस तरह से बातों का ट्रांजैक्शन नहीं होता तो लगता है कि कुछ अजीब हो गया परिवार है कि नहीं समझे। तो शील अश्लील नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम यहाँ मंच पर होते हैं तो मेरे पास एक फ्रीडम है, मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा। और मैं यदि ये एक सामाजिक समस्या है, और ये सामाजिक समस्या वह है कि जो हम जिस चीज की बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए जिंदगी में, जो चीज सबसे प्रमुख है, उस चीज को समाज ने छुपा के रखा है। मनुष्य हम काम, क्रोध, मद, लोभ लेकर हम पैदा हुए हैं, और उसकी बात यदि समाज में नहीं होती, क्रोध की होती है, मद की होती है, लोभ की होती है, काम की नहीं होती, तो ये नैसर्गिक गुण। तो हमारे मन में, युवा में थोड़ा ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि यदि इस तरह भोजपुरी, मेरा पड़ोसी है, बिहार से हूं मैं, तो बिहार में जो मिथिला का भाग है, गंगा से उत्तर,
और गंगा से दक्षिण जो है ये भोजपुर और मगध है। तो भोजपुर क्षेत्र जो है इसमें इसके बहुत सारे गीतें आपके यहाँ भी प्रचलित होगी, मैं उन गीतों को नहीं बताऊंगा। उसमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स युवा है, क्योंकि उनको अपना उस चीज को व्यक्त करने का एक अलग से स्पेस मिल जाता है। और दुनिया बाजारीकरण की तरफ जा रहा है, तो हम यदि नाचने वाले को भी उससे पैसा आ रहा है, तो ये एक सामाजिक विकृति है। इसको वैसे ही विकृति है जैसे समाज में चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, ठीक इस तरह का एक विकृति है। और वो विकृति जैसे हमारी सब्जी में वो जहर आ गया है, खाने में आ गया है, उसी तरह हमारी संस्कृति में एक जहर ये भी आ गया है। तो इसको हम बदलाव नहीं कह सकते। ये संस्कृति का जो स्वरूप कुछ एक पॉकेट के लोगों का जो एक चाह है वो वहां आके भड़ास निकलती है। हम इसको इसी तरह से लें तो शायद मेरे ख्याल से ठीक होगा। बची बात श्लील और अश्लील की, तो कोई भी लोक नाट्य बता दीजिए जिसमें गाली ना हो, कोई भी लोक नाट्य बता दीजिए जिसको हम वल्गैरिटी कहते हैं वो ना हो। यदि लोक है तो लोक मतलब मनुष्य जो नैसर्गिक रूप से जिस गुण को लेकर पैदा हुआ है, वो नैसर्गिक एलिमेंट्स उसके प्रस्तुति में भी होगी ही होगी। आप उसको श्लील कहें अश्लील कहें, ये आपके लिए एक पर डिपेंड करता है। दूसरी बात और क्या था सर, मैं थोड़ा सा भटक गया। तो ये मैथिली थोड़ा सा फ्रीडम लूंगा सर, और तक हुए जा रहा हूं, मैथिली की बात करता हूं। तो मैथिली के लोक नाट्य अभी फिलहाल मैं आपको मेरे फेसबुक पर यदि आप देखेंगे तो कुछ 18-19 नवंबर को एक लोक उत्सव हुआ था वहां पर, वहीं राजा सलहेश और डोगरी घाटम नाट्य की प्रस्तुति थी। उसमें नाट्य जो मूल कथा है उस कथा से इतर जैसे घर गांव में होता क्या है, संतोष जी जानते हो, नगाड़ा बजता है तब लोग घर से निकलते हैं कि चलो अब शुरू होने वाला है ना। तो मूल कथा शुरू होने से पहले 10 या 15 मिनट वो एक लड़के लड़की बनकर डांस करते हैं। अब आप एक बात बताइए, लड़कियां महिलाएं मुझे माफ करेंगी आप लोग, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि यदि कोई महिला मंच पर आए तो मैंने देखा है कि वो पुरुषों से ज्यादा शील होती है और अश्लील ज्यादा पुरुष होते हैं मंच पर जब वो लड़की बन के मंच पर आते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा उस लोक नाट्य की। कपड़ों की बात आप करते हैं, कपड़ों की बात आप करते हैं, वो यहाँ स्लाइड होता तो मैं तस्वीरें दिखा देता। वो कपड़े जो हॉलीवुड में या इंग्लैंड में पहन के लड़कियां रोड पर चलती हैं, वो कपड़े हमारे यहाँ के लोक नाट्य के कलाकार पहनकर मंच पर घंटों नाचते हैं और वो जिंदगी की सबसे अपार खुशी महसूस करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी की सर। तो ये शील और अश्लील, हाँ एक शब्द संतोष भाई ने कहा था कि ये चीजें बदलती, संस्कृति बदलती है, हमारे लोक नाट्य या लोक संस्कृति को समझने वाला कोई नहीं, या वो खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं संतोष भाई खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी धोती पहनते थे, मैं पैंट पहन के आपके सामने बैठा हूं, लेकिन मेरे मन में ये मानसिकता है कि मेरे घर की महिलाएं साड़ी पहने, क्योंकि वो ट्रेडिशनल देश है, उसके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं पैंट पहन सकता हूं, कोट पहन सकता हूं। बदलती है हमारी स्व केंद्रित मानसिकता, जिसमें मैं सिर्फ मैं स्व, उसमें कोई नहीं, बाकी कोई नहीं हो सकता। वो सेल्फ सेंटर्ड की बात है। एक ऑरा होता है हर व्यक्ति का जो सिर्फ उसका निजी नितांत निजी होता है, और वो चीज हमारे पास यदि सामर्थ्य है तो हम समाज पर लाद रहे हैं। संस्कृति बदल रही, संस्कृति खत्म नहीं हो रही है, संस्कृति अपना स्वरूप बदल रही है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नगाड़ा, पहले संतोष भाई कहते थे ना कि मैंने भी वो गांव में जब नाटक किया था 87-86 में पहला नाटक किया था मैंने गांव में, तो घर घर से तख्त मांग कर मंच बनाया, बांस लाकर लगाया, साड़ियां चादर लाकर पर्दे बनाए, जो भी हुआ
वो अनुभव है, वहाँ जनरेटर नहीं था, पेट्रोमैक्स पर होता था और एक माइक होता था। ध्वनि के लिए दूर गांव में आवाजें बड़ा सा नगारा होता था, डम मारे और आधा किलोमीटर तक हो जाती थी। ऑर्केस्ट्रा में लोगों ने देखा होगा ड्रम बजाने वाले 8, 10, 12 ड्रम हुआ करते थे। अब वो ड्रम कितना बड़ा है, इतना बड़ा, एक प्लेट होता है, उस पर टिंग मारे, केबल लगाया और पूरा स्वरूप बदलता है। संस्कृति नहीं बदल, संस्कृति का स्वरूप बदलती है, संस्कृति खत्म नहीं होती है। हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि वो एक सकारात्मक स्वरूप में बदलाव हो, न कि नकारात्मक। हमें पता है कि नकारात्मक फोर्स को हमेशा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। हमें पूरे सफेद शर्ट पर एक काला सा दाग हो वो पहले नजर आता है, इसीलिए हम बदलाव के दौर से जा रहे हैं, ये बात पहले स्वीकार करें और उस बदलाव को हम सकारात्मक रूप से कैसे ले जाएं, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आपने बताया कि जिन चीज़ों को लेकर आदमी पैदा होता है उसे छुपा दिया गया, उसे प्रस्तुत करना चाहिए था, सबके सामने रखना चाहिए था। दरअसल ये साजिश हम लोगों ने नहीं की, ये साजिश सिर्फ देश के सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति आदरणीय तुलसीदास जी कर गए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ बड़े रघुवीर ही बने बने संत। एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूँगा, नाटकों में लाइव संगीत रहता है और रिकॉर्डेड भी, दोनों में से आप किसको बेहतर मानते हो? मतलब एक तो जीवन लाइव और टीम बैठी हुई है और नाटक के साथ चल रही है, और एक रिकॉर्डिंग है। मैं आजकल लैपटॉप पर चीजें लीजिए और दृश्य के हिसाब से गाने भी हैं या म्यूजिक भी है, वो दृश्य के हिसाब से चलाते रहते हैं। तो दोनों में से आप किसको बेहतर मानते हैं और क्यों? सर, ये लाइव म्यूजिक और रिकॉर्डिंग म्यूजिक यही प्रश्न नाटकों में जो यूज होता है। मैं इससे पहले आपने जो कहा है काम क्रोध मद लोभ तब नाथ नरक के पंथ, मैं जरा उस पर बताऊँ, सॉरी टू से, कि हमने रामचरितमानस को ही रामायण मान लिया, गलती हम वही करते। हम समझ आओगे सर, मैं थोड़ा सा रामचरितमानस से पीछे जाता हूँ। हम यदि अपने मूल का अध्ययन करें तो शायद रामचरितमानस की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राम या राम कथा जो है, मेरा मानना है कि बहुत कुछ डिफरेंस है। जैसे संतोष जी ने कहा है, सीता के चरण पकड़ने के बेटी वो मुनि ने जो माना था, ये लोक में प्रसन्न है। और भारतवर्ष में तकरीबन 150 से ऊपर रामायणों का अलग अलग कहानियां हैं। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सर कि मेरी बेटी ने एक यहाँ सुविधा भी बैठी हुई है, इनके ही सानिध्य में मेरी दोनों बड़ी बेटियों ने सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मतलब एक परफॉर्मेंस बनाई है। उसमें वो सीता को मिथिला का प्रधानमंत्री देख रही है, उसमें वो सीता को एक ट्राइबल का रिप्रेजेंटेटिव देख रही है। ये अलग अलग चीजें हैं। और हम नाथ नरक के पंथ, ये चीजें हैं। जरूरत से, वही ये भी लिखा है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज, कुछ भी अमृत भी जरूरत से ज्यादा रिएक्शन कर जाता है। और हमने सिर्फ इतना ही कहा सर कि ये जो पोर्शन है इसको व्यक्त करने का एक अलग से स्पेस मिल जाता है उनको। इस मंच में बैठकर वो ये इस ऑडिटोरियम में बैठकर वो इस चीज को फील नहीं कर पाते, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एकदम आजाद हो जाते हैं और करने वाले को भी आर्थिक लाभ होता है। और इस तरह से ये चली है। जहाँ तक मेरा, मैं अल्पज्ञानी हूँ, मेरा आप लोगों से अनुभव भी थोड़ा कम है और ज्ञान भी थोड़ा कम है, लेकिन जितना मैंने देखा है वो मैं जानता हूँ। सॉरी। अब मैं आता हूँ दूसरे बिंदु पर कि लाइव म्यूजिक और रिकॉर्डेड म्यूजिक। तो इसके लिए मेरे पास एक शब्द है
वो शब्द है अभाव का सामंजस्य। अभी मैं एक नाटक करने जा रहा हूँ 7:30 बजे, आप देखेंगे तो उसमें जो म्यूजिक है वो म्यूजिक यदि हम पूरा लाइव करें तो कम से कम 12 लोगों की टीम होगी, 12 लोगों की टीम होगी, और हम अभी सिर्फ 3 लोग आए हैं नाटक के और निकल गए। तो ये अभाव का सामंजस्य है, इतने लोगों को इकट्ठा करना। ये परफॉर्मेंस ही नहीं, परफॉर्मेंस से पहले तो 30 दिन 40 दिन का 50 दिन का रिहर्सल होता है। उसमें दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ और दिल्ली जैसे शहर में तकरीबन 60 किलोमीटर का एक कोई रोहिणी रहता है, कोई लक्ष्मी नगर रहता है, कोई संगम विहार रहता है, तो सबको इकट्ठा होना तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। और जैसे ही एक एक्सपेरिमेंट हमने किया तो अच्छा नहीं किया, लाइव से वो बज रहा है, काम भी हो गया। तो इस तरह से अभाव का सामंजस्य, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना में दिल्ली में छोटे छोटे ड्राइंग रूम में थिएटर हॉल बन गए 2020 के बाद, ऑडिटोरियम से ज्यादा छोटे छोटे पॉकेट में स्टूडियो थिएटर्स में होना शुरू हो गया थिएटर। तो ये अभाव का सामंजस्य है। वैसे लाइव म्यूजिक का तो कोई जवाब नहीं, वो जवाब नहीं है। हम जो कर रहे हैं अभाव में कर रहे हैं, अभाव का सामंजस्य कर रहे हैं। थैंक यू। क्या बहुत है आपके साथ, क्योंकि अभी यहाँ पर मंचन भी होना है नाटक का, उसकी तैयारियां भी होनी है। तो मैं समझता हूँ चर्चा काफी सार्थक रही है। डॉक्टर शर्मा, पांडे जी और गौरव जी से अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे संक्षेप में तो पूछ सकता है। हाँ संजय। सर मैं संतोष भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि बुंदेलखंड में एक चलन है राई का जी, तो कई जगह पर उसको बड़ा, जैसे सर ने बोला था, अश्लील दृष्टि से माना जाता है कि वो लोग जो डांस करती हैं जी, वो जी। बहुत अश्लील होता है। जी। बट जब हम लोग देखते हैं कि महिलाएं भी वो सारी चीजें आजकल देखने जाती हैं, जी, गांव जी। पूरा गांव देखता है, जी, तो इसको शहरों में उस निगाह से क्यों देखा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं उसका आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा। आपको बताऊं कि अगर लोक नृत्य राय गलत होता तो गांव में हमारे शाम के 8 बजे से प्रारंभ होता है और सुबह 8 बजे तक चलता है, और पूरे गांव की बच्चियां, बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग एक साथ बैठ के देखते हैं। नर्त की सर से लेके पैर तक ढकी हुई होती है, मगर इसको असली बनाया किसने? ये जो कैसेट बेचने वाले लोग हैं, स्टूडियो में बैठ के किसी भी लड़की को राय की ड्रेस पहना के अश्लील राय, ये राय और हमको परोस दी। जो सर ने बोला था कि मार्केट की मांग, अब वो मार्केट की मांग हुई, हमारी कैसेट कैसे चलेगी, हम पैसे कैसे कमाएंगे? किसने कन्हैया कैसेट, हरदौल कैसेट, इन लोगों ने हमारे कुछ वर्षों में राय के लिए इतना बदनाम कर दिया है कि लोग राय नाम से भी किनारा करने लगे। अगर राय नृत्य ऐसा होता, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और हमारे पिताजी आज 94 इयर्स के हैं, आज भी राय करते हैं और उनको भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है 2022 में। आज जब वो राय करते थे तो ब्राह्मण समाज ने ऐसा अलग किया था कि उनके लिए अपने गिलास में पानी नहीं देते थे, गांव में से निकाल दिया गया था, गांव के बाहर एक कुठरिया में रहते थे। ये बहुत बड़ी कथा है, जिसको मैं बताऊंगा तो मेरे आंसू आ जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, राय के लिए जो है वो लड़ते रहे कि राय अश्लील नहीं है, ये हमारी कला। सोचिए 2 महिलाएं धूल में, वहां कोई मंच नहीं होता, गांव में जो पड़ होता है, कंकड़ है, पत्थर है, कहाँ कील डली है, पूरी रात ऐसा है। वर्ल्ड में कोई एक नृत्य बता दीजिए कि शाम के 8 बजे ऑडियंस बैठ जाओ, सुबह तक जाने के लिए मन ना हो। इतनी अच्छी संस्कृति, इतनी अच्छी कला को हम अश्लील करके उसको बदनाम कर रहे हैं। इतनी अच्छी राय जिसने हमारी देश की आजादी में अपना योगदान दिया, ये हमारा इतिहास गवाह है। आज भी नारद के मालगुजार मधुकर साहब बुंदेला ने राय पैसे, नर्तकी पैसे कई अंग्रेजों को इससे कलम कर दिए थे। इतिहास में हमारे लोक नृत्य राय का जो है बाकायदा वर्णन है, और राय बहुत अच्छी कला है।
तो बाकी ये कोई गलत नहीं है, लोगों ने इसको बदनाम किया है। धन्यवाद। आप ब्राह्मण हैं, आपके पिताजी भी ब्राह्मण थे, जैसा ही जानकारी। अरे अब वो क्या है ऐसा किया सर, तो ऐसे में क्या है एकदम वो आ जाता, मैंने कहा आंसू आ जाएंगे संजय आपका सवाल बहुत अच्छा था और इसी वजह से हमारे पवन जी के पास भी कुछ अनुभव है, वो आपकी तरफ साझा करेंगे। अनुभव तो मैं किसी दूसरे को कहूँगा नहीं, क्योंकि कौन यहाँ से उतर के जाएगा। मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ संस्कृति में आया। मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, भाई 2 मिनट दें। मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं 4 भाई, मेरे पिताजी 1953 में 54 में सब वो ब्लॉक में थे, तो उस समय जो वीडियो हुआ करता था वो साइंस ग्रेजुएट, सीधा ग्रेजुएशन के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की ट्रेनिंग हुआ करती थी। उस समय उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को साइंस ग्रेजुएट बनाऊंगा। हम 4 भाई थे। बड़े भैया के हिस्से में पड़ा बायोलॉजी, उससे छोटे जो थे वो मैथमेटिक्स ले लिए, उससे छोटे केमिस्ट्री ले लिए, फिजिक्स बच गया तो मेरे पास है। मैं फिजिक्स से ऑनर्स करने के बाद, और मैं तो इधर का आदमी, तो कहने का मतलब ये है कि उसके इधर का आदमी था तो कॉलेज में फिजिक्स से पढ़ाई करते के दौरान एकता से जुड़ गया और इस तरह से नाटक करने लगा। होते होते मेरे घर से खर्चा बंद हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है। सिर्फ एक आदमी का मेरे ऊपर भरोसा था, वो थे मेरे पिताजी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बाकी कोई भी आदमी इज्जत की नजर से नहीं देखता था। काश कि मैं संगीत नाटक अकेडमी में नहीं होता तो शायद आज ये बात मैं कह भी नहीं पाता। ये है समाज की मानसिकता और मन स्थिति। उससे लड़के यदि कुछ लोग आगे निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो बातें आपने कहा कि राय के बारे में, ये सब ऑलरेडी हमारे यहाँ भोजपुरी कल्चर में मैथिली अभी तक बचा हुआ है। मिथिला का क्षेत्र जो है वो अभी तक बचा हुआ है शील अश्लील से। 1-2 लोगों ने कुछ कोशिश करी तो समाज ने बहुत जबरदस्त रूप से उनका विरोध किया। भोजपुरी में भी यही हाल है। और लेकिन भोजपुरी के जो मूल तत्व, महेंद्र मिश्र को सुनिए, महेंद्र मिश्र को सुनिए, इधर की मनोज तिवारी जी भी का भी जो शुरुआती दौर रहा है उसमें देखिए, मनु यादव को सुनिए, बिरहा जो गाते हैं, उनसे थोड़ा सा और आगे देखिए, बहुत सारे लोग मूल भोजपुरी मार्केट ने खत्म कर दिया। ध्यान रहे कि मार्केट हमें प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर रहा है, और यदि हम अपने आप को पढ़े लिखे और तथाकथित सोफिस्टिकेटेड एक सोसाइटी का मेंबर मानते हैं तो हमें सतर्क रहना होगा। कम से कम हम बच जाए, हम मार्केट का प्रोडक्ट न बने। और उससे मार्केट हुआ राई के साथ, भोजपुरी के साथ, पान उसको। खैर, अब इससे इधर एक निकला का साधारण सा इंफॉर्मेशन रामायण का निकला, तो मैं एक बहुत ही यूनिक चीज बोल रहा हूँ। एक श्लोक है, एक ऋषि ने कहा, दशरथ ससुर राम मोहि साला, हम ही पिता हरिपुत्र हमारा। ऋषि श्रृंगी थे जिन्होंने कहा कि दशरथ मेरे ससुर हैं, राम मेरे साला हैं, और मैं ही पिता हूं, राम मेरे पुत्र हैं। ये है लोक में रामायण, ये है लोक में राम कथा। इसका अर्थ ये है कि दशरथ जो ससुर, ऋषि श्रृंगी राम दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था ना, तो ऋषि श्रृंगी ने उनको यज्ञ करवाया था, आचार्य बने थे, और उनके ही दिए हुए यज्ञ का जो खीर हमने यहाँ कहा जाता है वो खीर दिए थे, तो ये राम पुत्र हुए। तो जैविक पिता बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रृंगी हुई। और जब वो यज्ञ की प्रक्रिया चल रही थी तो दशरथ के मित्र की पुत्री जो थी वो इनके साथ थी, और उन्होंने यज्ञ के दक्षिणा के रूप में उसको अपने उसका वरण किया। तो ये एक उलझा हुआ रामायण है। हम जब इन लोक रामायणों से इतर देखेंगे तो हम वाल्मीकि रामायण की तरफ जाए तो शायद हमें राम कथा समझ जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अपने समापन के समापन पर है। चर्चा मेरे ख्याल से सार्थक रही, अच्छी रही, और मैं चाहूँगा कि गीतांजलि हमारे मेहमानों का आभार व्यक्त करें, और हमें अपना कीमती समय के साथ साथ अच्छा वाला ज्ञान भी दिया है। हाँ, आप सबका धन्यवाद। मंचासीन मेरे
समय कम है, वरना हम सुबह से बैठे तो शाम हो जाए। और ये चीज़ ऐसी है कि निकलते निकलते बहुत सारी बातें निकलती है, क्योंकि हमें इसको समय में बांधना है।